व्हाट्सएप पे एक मिस्ड कॉल आएगी और पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। आप उसको रोक भी नहीं सकते। इजराइल और यूएस ने कितना बड़ा गेम बना रखा है। वैसे तो वॉर मुझे लगता है कि एक दूसरा ही टॉपिक है पूरा। नहीं, लेकिन इजराइल की आपने बात की, तो क्या इजराइल ने भी कोई साइबर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया? कोई भी टेक्नोलॉजी आए, सबसे पहला यूज़र उसका क्रिमिनल ही होता है। अब जो आप अभी अटैक देख रहे हो, उसमें जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से दे आर वर्किंग फॉर दिस अटैक फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। ओह माय गॉड। एक पेजर जिसकी बैटरी 250 mAh 350 mAh की होती है, उस बैटरी के ब्लास्ट से एक टेररिस्ट ग्रुप का खात्मा करने का प्लान बन जाए। मूवी रिलीज होने से पहले ये स्टोरी मार्केट में आ गई। वो इतना नाराज हुए कि मेरे असैसिनेशन के ऊपर मूवी बन रही है, उन्होंने अपने यहाँ के साइबर अटैकर्स को बोला कि सोनी टीवी को तबाह कर दो, ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। यानी पहलगाम अटैक के पहले साइबर अटैक हुआ? वहाँ भी, बॉम्बे ब्लास्ट में भी, हर जगह हुआ। पबजी बंद कर दिया गया। आज भी लोग रास्ते तलाशते हैं कि हम ये यूज करके पबजी खेल रहे हैं दूसरे तरीके से। क्या आपने कभी प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचा है? नहीं, मैंने नहीं सोचा। क्यों? आपको सोचने दिया ही नहीं क्या? सोचिए, एक दिन सुबह आप सोकर उठें और व्हाट्सएप, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, रेलवे, बैंकिंग, सारी सर्विसेज ठप। मतलब ना मिसाइल, ना ड्रोन, ना किसी बम का हमला, लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम से ठप हो जाएं, सिस्टम हैंग। क्या ये साइबर अटैक इतना खतरनाक होता है? मतलब इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं? और ये जो भी ग्लोबल वॉर चल रही है ना, इसमें भी क्या साइबर का कुछ लेना देना है? सारी बातें करने वाले हैं भाई। मुद्दा है, मौका है और बात करना ज़रूरी है। हाय, हेलो, वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट पॉट क्वीन आरजे रफित, और आज हम साइबर सिक्योरिटी के सारे पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विजय कुमार झिंगरन सर हैं। हाय, हेलो, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, लोग जाने। मैं बेसिकली आईटी इंडस्ट्री से ही हूँ और ऑन पेपर इलिटरेट हूँ। बॉटनी जूलॉजी से ग्रेजुएशन है, उसके अलावा कोई डिग्री सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, बट मेरा इंटरेस्ट था तो आईटी इंडस्ट्री में ही रहा और आईटी इंडस्ट्री में ही कर रहा हूँ। और अभी पिछले 5-6 साल से काफ़ी कुछ साइबर और इस पे लाइन पे काम चल रहा है। हाँ। तो पूरी टीम के साथ काम होता रहता है। कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज भी दे रहे हैं हम लोग। तो यही मेन काम है बेसिकली। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी को लेकर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप औचक निरीक्षण के लिए पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण के लिए कह लीजिए, या काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ काम होता है हम लोग का। हाँ। जिसमें कुछ रेट्स में भी हम लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी है काफ़ी कुछ। प्लस जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी है, फिर एआई है, फिर आने वाले समय में क्वांटम है। अच्छा। तो उन सब के ऊपर ऑलरेडी चलता रहता है काम। आपका मतलब लेना देना है बस। जी बिल्कुल है। तो चलिए, कुल मिला के जो न्यू एरा है, जो न्यू जनरेशन के लिए जानने की ज़रूरत है अबाउट साइबर, अबाउट एआई, अबाउट जो क्वांटम एंड ऑल, तो इन सब पर आपकी एक्सपर्टीज धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। हाँ, रोज नया सीख रहे हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा ग्लोबली चल रहा है वो है वॉर। लेकिन मुझे ना ये मैंने पॉडकास्ट इसीलिए सोचा कि आपसे करेंगे कि क्या सिर्फ ये ड्रोन मिसाइल की वॉर है या कहीं ना कहीं हिडन रूप में साइबर वॉर भी चल रही है? देखिए, आज के समय में कोई भी वॉर या कोई भी चीज़ बिना आपके साइबर वर्ल्ड के चल ही नहीं सकती। कोई भी अटैक होगा उसके पहले कोई ना कोई साइबर अटैक हो चुका होगा। अच्छा। उसके बिना होते ही नहीं है। चाहे वो आप वर्ल्ड की वॉर्स की बात करें, चाहे किसी इंडिविजुअल के साथ कोई साइबर अटैक की बात करें। क्योंकि अगर किसी एक इंसान का पैसा भी निकलता है तो उससे पहले 2-3 अटैक उस पर हो चुके होते हैं। ऐसी तरह कोई इस तरह की वॉर होती है, उससे पहले अटैक्स हो चुके होते हैं। अभी आप जिस वॉर की बात कर रहे हैं उसमें आप देखिए इजराइल और यूएस ने कितना बड़ा गेम बना रखा है। वैसे तो वॉर मुझे लगता है कि एक दूसरा ही टॉपिक है पूरा। नहीं, लेकिन इजराइल की आपने बात की, तो क्या इजराइल ने भी कोई साइबर टैक्टिक्स इस्तेमाल की है या अमेरिका ने कोई साइबर टैक्टिक्स? हाँ, बेसिकली है क्या कि इजराइल ना आप एज ए कंट्री देखिए, इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइबर सिक्योर्ड कंट्री। अच्छा। दूसरा क्या है कि उसके एक्शंस बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत प्लान करके करता है। और एक बार नहीं, वो हर बार चौंका देता है। आपने शायद इस इंसिडेंट्स में आने से पहले आपने इसके साथ पिछले इंसिडेंट्स देखे होंगे कि इजराइल की एक टीम के ऊपर कुछ टेररिस्ट ने अटैक किया था। उसने 1.5 साल तक उन लोग को ट्रैप किया, उसके बाद उन सबको
असैसिनेट किया। अच्छा। उसके बाद अभी आपने देखा होगा उसने पेजर अटैक्स कराए थे। आफ्टर 1 and 2 years ऑफ रिसर्च उसने ये एक्शन प्लान किया। ओहो। अब जो आप अभी अटैक देख रहे हो हाँ। उसमें इट्स जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से दे आर वर्किंग फॉर दिस अटैक फ्रॉम लास्ट 20 years। ओह माय गॉड। उन्होंने वहाँ के सारे सिस्टम्स का डेटा कैप्चर कर रखा है। सारे सीसीटीवी कैमराज ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए आप, वो एक एक मोमेंट को नोट कर रहे हैं। 2026 में जो भी चला है ये वॉर, इसमें सारा डेटा 20 इयर्स पहले से चल रहा था। चल रहा था। और हम सोच रहे हैं रैंडम है। रैंडम नहीं है, और ये बहुत कैलकुलेटिव अप्रोचेज है। अदरवाइज आपको कैसे, अगर आपके पास कैमरे की एक्सेस नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि सारे लीडर्स एक जगह इस जगह इकट्ठा हो रहे हैं? यही तो क्वेश्चन दिमाग में था मेरे कि भाई एकदम वही पॉइंट पर कैसे आक्रमण हो रहा है, उनके आखिर क्या पास खेल है? सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लाइव है, अच्छा। तो वो उसको ट्रैप कर रहे हैं और वहीं से उन्होंने इस अटैक को प्लान किया प्रॉपर्ली। तो हु इज मोर पावरफुल इन दिस, आई मीन साइबर सिक्योर्ड कंट्री की बात करें अगर हम, यूएस या इजराइल? नहीं, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस ज़्यादा है, इसमें advanced कोई इफ देन बट नहीं है, और अच्छा। बहुत सिक्योर्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। यूएस के पास एक दूसरा एसेट है, दैट इज अ डेटा, ओके। बट एक्शंस प्लान करने में इनका कोई जवाब नहीं है। नहीं तो आप सोचिए एक पेजर जिसकी बैटरी 250 mAh 350 mAh की होती है, उस बैटरी के ब्लास्ट से एक टेररिस्ट ग्रुप का खात्मा करने का प्लान बन जाए, ये छोटी बात नहीं है। हमारे आपके मोबाइल की बैटरी 400 mAh 4000 mAh 5000 mAh की होती है, उसके ब्लास्ट से भी कोई की डेथ नहीं हो सकती। उसने 250 350 mAh की बैटरीज के थ्रू ब्लास्ट करा दिया, कैलकुलेटिव इन अ सिंगल टाइम। और उसका प्लानिंग था कि अगर वो ये नहीं यूज़ करेंगे तो वो वायरलेस यूज़ करेंगे, उसकी बैटरी भी चेंज थी। वो भी नहीं यूज़ करेंगे तो उन्होंने सोलर पैनल तक की बैटरी चेंज कर रखी थी ब्लास्ट के लिए। अच्छा। तो ये प्लान्स इतने छोटे नहीं हैं इन लोग के, और बहुत कैलकुलेटिव खेलते हैं लोग, और हमेशा चौंकाते हैं। आप सोचिए खाली प्लेयर्स के ऊपर अटैक हुआ और उसने जिन अटैकर्स को पूरा ट्रेस डाउन किया, 1.5 साल तक लग के एक एक उस टेररिस्ट को खोज खोज के मारा है। तो अभी जैसे ईरान में हमला हुआ और लोग मारे गए जो टारगेटेड थे, तो ये चीज़ इजराइल ने तो कर ली, क्या ईरान के पास भी इतना पावरफुल है सिस्टम? क्योंकि वो भी तो टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, आप देखिए इजराइल के पास एक पूरा इजराइल के पास पूरा एक ड्रोन सिस्टम था, जिसको हम लोग डोम सिस्टम भी कहते हैं अक्सर, जिसमें ऐसा था कि अगर कोई भी मिसाइल्स उसके अंदर आएगी तो वो पकड़ में आ जाएगा। इन्होंने 5000 मिसाइल्स एक साथ इसके ऊपर दागी थी, सब के सब अटैक करके इजराइल के ऊपर। इसका मतलब उनका वो पूरा डोम सिस्टम पहले डिसेबल किया गया, दैट वाज अ साइबर अटैक। उसके बाद वो, अच्छा, आप समझ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पहले साइबर वॉर चल रही है, पहले से चल रही, और साइबर वॉर हर जगह। उससे पहले आप देख लीजिए, एक स्टक्सनेक्स्ट का अटैक हुआ था, एक मेलवेयर था, जिसने इराक के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के सॉफ्टवेयर को डैमेज कर दिया था। वो यूएस का मिलीभगत था। तो ये वॉर्स तो अलग तरीके से चलती है, और एक्चुअली क्या है कि आप अगर इसको और डिटेल में या डीप में जाओगे साइबर के साथ साथ, मुझे लगता है वॉर कराना तो एक गेम है। अच्छा, पीए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो किसी और का बनता है। किसका बन रहा है? आप देखो, आप अच्छा आप लोग शायद याद हो 80s में ईरान इराक वॉर हुआ था। हाँ, यूएस किसको सपोर्ट कर रहा था? ऑफ कोर्स इराक को। इराक। सारे आर्म्स एम्यूनिशंस ईरान को कौन दे रहा था? इजराइल। किससे लेके दे रहा था? यूएस से। ये तो पूरा गेम चल रहा है। हाँ, तो आप अभी आपको ना, मैंने वही कहा, हमको आपको जो दिखाई देता है, जो मीडिया दिखा रही है, बट वहाँ तो कुछ और ही चीज़ें चलती हैं। तो आपको लगता है कि ये साइबर वॉर में कोई कंट्री किसी के साथ परमानेंट है, या ये लोग घूम सकती हैं? हर कंट्री, हर दूसरी अपनी अपोनेंट कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी अटैक्स कर रहे हैं, और होते रहते हैं। मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग अटैक्स होते हैं। आप मतलब एक आध अटैक अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल अजीब सी चीज़ है,
आपने शायद 2014 वाला सोनी टीवी का अटैक सुना है? नहीं, ये आप मुझे बताएं। 2014 में सोनी टीवी ने एक मूवी बनाई थी। अच्छा उस मूवी का नाम था द इंटरव्यूअर। अच्छा। तो इसमें जो अपने कोरिया के राजा साहब हैं, हाँ वो मूवी उनके ऊपर थी कि दो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और वहाँ जाके एक बम ब्लास्ट करते हैं जो उनका असैसिनेशन प्लान होता है। ये मूवी की स्टोरी थी। मूवी रिलीज होने से पहले ये स्टोरी मार्केट में आ गई। अच्छा। वो इतना नाराज हुए कि मेरे असैसिनेशन के ऊपर मूवी बन रही है। उन्होंने अपने यहाँ के साइबर अटैकर्स को बोला कि सोनी टीवी को तबाह कर दो, ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो सोनी टीवी पे अटैक हुआ। एक अंदाजे से अराउंड $250 मिलियन का नुकसान हुआ था सोनी टीवी को। सोनी टीवी इतना डर गया था कि उसने मूवी रिलीज ही नहीं करी। उसके बाद काफ़ी सालों बाद कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स, कुछ थिएटर पर रिलीज़ करी। आप सोचो, एक कंट्री सिर्फ इसलिए अटैक करा देता है कि एक मूवी बन रही है उसके ऊपर। बाकी कंट्रीज़ में तो जाने क्या क्या होता रहता है, इंडिया में क्या क्या होता रहता है, कितनी चीज़ें पास होते रहते हैं, कितने बिल पास होते रहते हैं, कहाँ से अटैक नहीं हो सकता। सही बात और है। ये अटैक्स जो प्लान होते हैं, ये बेसिकली जो अटैकर्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं APT ग्रुप्स, एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट ग्रुप्स। ये हर कंट्रीज़ के हैं। आप अगर गूगल पे या कहीं भी सर्च पे डालोगे ना, चाइना के APT ग्रुप्स, इंडिया के APT ग्रुप, पाकिस्तान, टर्की, लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अच्छा। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अटैकर्स होते हैं। इनको गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप दूसरी कंट्रीज़ पे अटैक करते रहो। अच्छा, तो हर गवर्नमेंट के पास अपने अपने अटैकर्स हैं ताकि अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए भी कहिए, दूसरे की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी करें। क्योंकि आप जब तक अटैक प्लान करोगे, क्योंकि एक हम लोग, अब जैसे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में बोलते हैं, एक साइबर अच्छा अटैक क्या हो सकता है। हमारे एज ए इंडिविजुअल की बात करिए तो किसी का पैसा निकाल लेना एक अटैक हो गया। हाँ, ये तो छोटा वाला अटैक हम सुनते रहते हैं। हाँ। बट एक अच्छा अटैकर क्या होता है कि वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में घुस भी जाए, किसी को पता भी ना चले कि वो घुसा हुआ है, डेली इंफॉर्मेशन ले रहा है। अच्छा, जब ज़रूरत होगी तब करेगा। गुप्तचर बैठा रखे हैं। बिल्कुल। तो आज हर मशीन में बैठा हुआ है, आप क्या कर सकते हो। हर कंट्री ने गुप्तचर बैठा रखे हैं। ये है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। आप सोचो मतलब कैसे काम होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको, और आप देखिए कहाँ का, मैं किसी कंट्री की बात को ब्लेम नहीं करता। आईफोन बनता किस कंट्री में? ओके, मैं ये सवाल पूछना भी चाह रही थी कि आईफोन कितना सिक्योर्ड है। अभी लास्ट मंथ की न्यूज़ है, रशिया ने मतलब आर्टिकल लिखा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आईफोन से US रशिया पे स्पाइंग कर रहा है। आईफोन बनता चाइना में है। अच्छा। चाइना के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आईफोन बैंड है। वाह, बनता चाइना में है। बनता चाइना में। हाँ। क्यों बैंड है? आप समझ सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है वहाँ से। तो अभी हमको, आपको तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अभी हम इसको और बृहद रूप में आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में लेके आइए। आज हम छोटी छोटी बातें करिए। GPS सिस्टम आज हर गाड़ी में लगा हुआ है। कहाँ से आता है GPS सिस्टम? चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, हर की गाड़ी में GPS सिस्टम लगा है। वहाँ पे सबसे कम रेट में ख़रीदा जाता है। सबसे कम रेट का GPS सिस्टम कहाँ से मिल सकता है? चाइना। चाइना में वो इस्तेमाल नहीं होता होगा। नहीं, वो नहीं करते, लेकिन उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है ना। ओके। तो मुझे आप ये बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे सिक्योर्ड हम आईफोन के साथ खुद को मानते हैं कि हमारे मोबाइल पर तो अटैक नहीं होगा। अभी आपने आईफोन का जिक्र किया कि भाई हमारे पास अगर एंड्रॉयड है तो शायद इसमें अटैक हो जाए, लेकिन अगर आईफोन है तो वो बहुत पासवर्ड है, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, तो उस पर अटैक नहीं हुआ। क्या ऐसा है? देखिए, अटैक कभी भी डिवाइस पे होता ही नहीं है। अच्छा। हम तो इसको मानते ही नहीं है। हाँ। अटैक हमेशा दिमाग पे होता है। अच्छा। डिवाइस के अटैक से कोई मतलब ही नहीं है। आईफोन में सेफ्टी हम सिर्फ एक पर्पज़ से मानते हैं कि आईफोन में कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल नहीं होगा जैसे आपको शादी का कार्ड भेज दिया जाए APK फाइल्स, वो परमिट नहीं होगा। उसके अलावा क्या सेफ्टी है आप बताइए। जितने भी डिजिटल अरेस्ट इंडिया में हुए, हर एक के हाथ में आईफोन था। हम किस सेफ्टी की बात कर रहे हैं? तो हमने खुद को सरेंडर किया है अगर, तो आईफोन क्या कर लेगा?
ये वाली बात हो गई। बिल्कुल, हैक तो इंसान को किया जाता है, मशीन को थोड़ी किया जाता है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ लेकर आई थी कि हर एक के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड संचार साथी, जिसके लिए फिर मना हो गया था आईफोन के उस तरह से कि हम अपने मोबाइल में शायद डाउनलोड नहीं करने देंगे। तो कम्युनिटीज हैं। नहीं, तो ठीक है, हमारे यहाँ हमारी सिक्योरिटी की बात चल रही थी, लेकिन क्या इसका फायदा मिल रहा है उन्हें? वो अपने फायदे के लिए भी सोच रहे हैं? आप अब हम ये कहें कि मान लीजिए आईफोन आपसे इंफॉर्मेशन नहीं भी ले रहा है, आईफोन में जो ऐप डाले हुए हैं आपने, उनकी इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे आप? भाई आपके ऐप्स में आप कितनी परमिशन कंट्रोल कर लेते हैं और कितनी परमिशन करते हैं आप कंट्रोल? आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है आपको पता है? वो तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और कम्युनिटीज़ की बात होती है। अभी जो आईफोन पे या पर्सनल पे तो आप बाद में आइए, अभी जैसे आप देखिए कैसे कंट्रोल होती है। अभी जो हम इजराइल की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अटैक के बाद वहाँ पे एक प्रेयर्स का ऐप है, बादे सबा या ऐसे ही कुछ नाम है उसका, बादे सबा टाइप कुछ नाम। हाँ, जैसे ही अटैक हुआ वो ऐप तक हैक किया हुआ था, उसके 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं उस कंट्री में। ओके, ये इजराइल ने हैक किया था। हाँ जी। उस ऐप और को। हाँ, और उस ऐप पे ईरान के अंदर हर एक बंदे को ये मैसेज जा रहा था कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, गवर्नमेंट गिरा दो, ये कर दो, मिलिट्री को हटा दो। इजराइल से मैसेज जा रहा था उस ऐप पे। हम इजराइल से जा रहा था, यूएस से जा रहा था, इसको छोड़िए। वो तो एक वॉर चल रही है। तो उधर मिसाइल की वॉर चल रही है, इधर डिजिटल वॉर चल रही है। यानी कि इंटरनली उस फीडिंग हो रही है। प्रेयर्स के ऐप को 5 मिलियन लोग रोज सुनते हैं। टाइमिंग्स तक उसमें थी, उससे लोगों की लोकेशंस निकल रही थी, किस समय ये इकट्ठा होते हैं, किस समय इनको मैसेज जाना चाहिए, किस समय ये माइंड के किस स्टेज में होते हैं। आप सोचिए, एक नॉर्मल इंसान अगर प्रेयर कर रहा है, प्रेयर के बाद उसे कोई ऐसा मैसेज मिले, ओके, दे आर कंट्रोलिंग द माइंड्स नाउ। यानी कि साइकोलॉजिकल भी गेम खेला जा रहा है और साइबर का this is- इस्तेमाल करके। जी। ओके, तो यानी एक साइबर का इस्तेमाल करके अटैक करने के लिए एक ही बारे में किसी भी कंट्री का एयरपोर्ट या रेलवे या बैंकिंग सिस्टम खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा 2024 में एक माइक्रोसॉफ्ट का एक अपडेट आया था, क्राउड स्ट्राइक करके। उस एक अपडेट में कुछ कहते हैं कि वो अटैक था, कुछ कहते हैं वो सॉफ्टवेयर की ग्लिच थी। बट मैं उसे सॉफ्टवेयर की ग्लिच नहीं मानता, बट उसके स्पेसिफिक रीजंस हैं। बट आप सोचिए, 6 घंटे के लिए 70 कंट्रीज़ में एयरलाइंस और रेलवेज ठप हो गए थे। इट्स अ जोक। आप एक ऐसा अपडेट निकालते हैं माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर में या कहीं भी, आप भी कोई अपडेट करोगे, अगर आप आईटी इंडस्ट्री के नहीं भी हो तो भी, उस अपडेट को पहले चेक किया जाता है, और एक बार नहीं, दसियों बार चेक किया जाता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। आपने ऐसे ही कर दिया 70 कंट्रीज। अच्छा, मतलब ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेम चल ही रहा है पीछे पीछे, और ये प्लानिंग्स के तहत हो रहा है ये सब कुछ। अगर मान लीजिए ये जो वॉर चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सब कुछ चल रहा है, ये लंबी खिंचती है अभी, मुझे लगता है थोड़ा और जाएगी आगे। इंडिया किस तरफ जाने वाला है? इंडिया किसी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, इंडिया बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले करेगा। और वही वो कर रहा है, वही करना भी चाहिए। ओके, वही करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, आपको इंडिया का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है, वो डिप्लोमेटिकली सबसे रिश्ते बना के रखता है। अच्छा है या बुरा है? नहीं, अच्छा बुरा का तो देखिए सवाल ये है कि उस डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, जो मुझे लगता है। बट आज की सिचुएशन में दिस इज द बेस्ट स्टेप पूरे देश की सेफ्टी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए हर तरीके से, इकोनॉमिकल भी, मेंटल भी, सभी तरह से। अभी सुनने में मिला था मुझे कि रशिया भी शायद साइड लेने जा रहा है। ले लिया है बल्कि उसने। तो क्या लगता है कि ये WW3 कंफर्म? कंफर्म क्या, अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए क्या होता है। अभी तो सारी कंट्रीज उधर की सब एकजुट हो रही हैं। चलेगी, कितने दिन चलती है, क्या अटैक्स हो रहे हैं, रोज एक नया आपको अटैक वेक्टर सुनने को मिल रहा है। अब यूएस कभी कभी बड़े एब्रप्ट डिसीजंस लेता है, कितना एब्रप्ट ले सकता है, करंट प्रेसिडेंट्स की क्या पोजीशनिंग है, ये डिसाइड करना या बोलना इसके बारे में अभी ठीक भी नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग का जो टॉपिक है साइबर, वहीं तक रखें, इस बारे में तो ज़्यादा बेटर है। साइबर की बात निकली है तो ये कोरिया बहुत बेचारा परेशान है, इसको कोई सपोर्ट, मतलब कोई
पूछ नहीं रहा कोरिया को, ये कह रहा है मेरे पास इतनी ताकत है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, जहाँ हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें वहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है। एक्चुअली कोरिया स्ट्रॉन्ग किस बारे में, वो ऑलरेडी खड़ा तो हो गया साथ में, उसने वर्बली तो सपोर्ट कर ही दिया है ना, वर्बली तो उसने सपोर्ट कर दिया ना, रशिया इन लोगों ने सबने सपोर्ट कर दिया। अब वो फ्रंट के ऊपर मिसाइल और टारगेट इन सब के थ्रू आएंगे, ड्रोन के थ्रू वो लड़ते रहे। जहाँ तक डिजिटल वॉर की बात है उसमें तो यूएस और चाइना ही लड़ेंगे ज़्यादातर। अच्छा, अगर यूएस और चाइना के बीच सपोज ये दो कंट्री हैं साइबर वॉर में आ गए अगर, तो कौन स्ट्रांग है आपके हिसाब से? नहीं देखिए, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस दो पार्ट है। हाँ। चाइना के बारे में किसी को मालूम नहीं है, हाँ, यूएस के बारे में सबको मालूम है। एवरीथिंग इज हिडन बिहाइंड दैट वॉल इन चाइना, इन चाइना। हाँ जबकि यूएस का सब ओपन है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा, मेरा इंट्यूशन कहता है कि चाइना बहुत ही स्ट्रांग है, वो ओपन नहीं है लेकिन जब ओपन अगर हुआ तो मुझे ऐसा लगता है। वो देखिए, वो अपना नेबरिंग कंट्री है पहली चीज़, हाँ, दूसरा उस दुश्मन भी है दोस्त भी है। जैसे पाकिस्तान है, हाँ, उसको हम लोग ज़्यादातर दुश्मन में रखते हैं, दोस्त में नहीं रखते। हाँ, चाइना भी दुश्मन में भी आता है, दोस्त में भी आता है। हाँ। लेकिन चाइना एक समझदार दुश्मन है। पाकिस्तान जो है एक थोड़ा सा, पाकिस्तान को इसी में मजा आया था कि हमने 4 लोग मार लिए। चाइना का वो एम ही नहीं है। हाँ, तो वो जो करता है उसका बेसिक एम ये रहता है कि हम बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी करें कि इस चीज़ों में हम घुस जाएं। उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, तो इसलिए वो सबका डेटा लग रहा है। चाइना के पास भी सारा डेटा है, अमेरिका के पास फिलहाल भी ये सारी वॉर से ज़्यादा ज़रूरी हम ये जान लें कि साइबर जो थ्रेट्स हैं वो कैसे कैसे अभी खतरनाक थ्रेट्स हैं मार्केट में। देखिए, मार्केट में 2 तरीके के थ्रेट्स हैं। एक थ्रेट्स जिसको हम बात करते हैं कंट्रीज़ के ऊपर, नेशनल लेवल पे जिसमें बात है, जिसका मैंने आपको बताया हर कंट्रीज़ के अपने एपीटी ग्रुप्स हैं, वो कंटिन्यूअस अटैक्स करते रहते हैं। आपको शायद आइडिया होगा कि इंडिया के ऊपर हर साल 17 से 18 लाख अटैक होते हैं। ओके। इंडिया के जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रेलवेज, बैंकिंग, हेल्थ, रिसर्च, जितने इस तरह के हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं। इंडिया इसमें बहुत स्ट्रांग है और इसको मजबूत करता चला जाता है। 1-2 अटैक निकल जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे का पावर ग्रिड अटैक हुआ था, 2 दिन तक पूरे बॉम्बे की लाइट गायब हो गई। ऑल इंडिया मेडिकल पे अटैक हुआ, 21 दिन तक कोई ऑपरेशन नहीं हो पाया वहाँ पे। ये भी अटैक्स के ही फैक्टर थे। या अभी आपने पहलगांव अटैक देखा, उसके पहले भी साइबर अटैक हुआ था उसकी। अच्छा, ये साइबर अटैक पहले होता है फिर अटैक फाइनल होता है? अदरवाइज आप कैसे ट्रैप करोगे कौन कहाँ जा रहा है? यानी पहलगाम अटैक के पहले साइबर अटैक हुआ? वहाँ भी, बॉम्बे ब्लास्ट में भी, हर जगह हुआ। तो जब भी कोई साइबर अटैक होता है इस तरीके का जो आप बता रहे हैं, तभी अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि कोई लेकिन आतंकवादी हमला होने वाला आपको हो। कैसे पता चलेगा कि वो अटैक है? मैंने आपको बताया, अच्छा अटैकर कौन है, जो घुस पता ही के ना चले कि वो गया था और वापस आ गया। उसने एक बैकडोर बना लिया, वहां से आता जाता रहता है, आप पता ही नहीं है। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही सिर्फ ये थ्रेट जाता है, या कि आम, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि बादे सवा टाइप का एक ऐप है, इसमें लोगों को मैसेज किया, वो भी एक तरीके का था स्ट्रैटेजी। ऐसे हमारे इंडिया में भी कुछ चीज़ें कभी हुई हैं, देखने को मिली है? आपके मोबाइल पे भी है, मेरे मोबाइल पे भी है। अच्छा, आप अपने मोबाइल में ऐप्स यूज करते हो? हाँ। कभी चेक किया वो मोबाइल ऐप आपसे क्या क्या ले रहा है? वो पहले ही मांग लेता है लोकेशन। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, ये बहुत छोटी चीज है। अच्छा। मैं किसी ऐप को बदनाम नहीं कर रहा, आप कोई भी जो भी ऐप आप में हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो व्हाट्सएप चल रहा है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो एक दूसरी चीज है, उसको हम बाद में बात कर लेंगे, उसका एक अलग कहानी है। लेकिन हम ज्यादातर, जैसे हमारी फील्ड में हम लोग एडिटिंग के लिए चलिए वो तो आप, वो एडिटिंग वाले ऐप हैं, वो है ही है, प्लस सोशल मीडिया है, बहुत लोग यूज करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया सबके पास है। लेट्स से फॉर एग्जांपल की बात करें, वैसे ये सब में कॉमन है। आप जैसे फेसबुक का एग्जांपल लेंगे, आप कभी जैसा करिएगा ना, अपने ऐप स्टोर पे जाइए, फेसबुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ फेसबुक खोलिए, उस पर डाउनलोड करने से पहले नीचे लिखा रहेगा सी डिटेल्स। सी डिटेल्स पे क्लिक करिए, उसमें डेटा शेयर्ड एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए, तो नीचे फेसबुक ये लिख के दे रहा है कि वो आपके डिवाइस से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ओके। जिसकी वो आपको परमिशन भी नहीं दे रहा कि आप बंद कर पाएं। अब आप उसको कभी पढ़िएगा तो टोटल 56 इन्फॉर्मेशंस हैं, और हम उसमें चेक बॉक्स कर नहीं सकते, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। वो आपको बोलेगा आपका नाम, एड्रेस, वो तो कोई बात नहीं, फिर बोलेगा डिवाइस की अराउंड जितनी आवाज़ें होंगी हम सब रिकॉर्ड करेंगे।
ओह, आपकी डिवाइस पे जितने ऐप हैं उसमें जो जो फंक्शनिंग आप करते हैं हम सब ले लेंगे, जितनी आईडी आप डिवाइस पे यूज़ करते हैं हम सब ले लेंगे, जितनी फाइल, जितनी वीडियो, जितनी ऑडियो आपके डिवाइस पे होंगी वो चाहे किसी फोल्डर में हो हम उठा लेंगे। उसके अलावा वो कहता है हम आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स भी लेंगे। आपने फेसबुक बनाया था तो उसको बताया था आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाली थी। हाँ। उसके बाद उसने आपकी फ़ोटोएं देखी हैं। हाँ। आप कितना चलते हैं, कितना बैठते हैं, कितना रुकते हैं, कितनी सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बेसिस पे। और आप जब जब कोई ब्लड टेस्ट, कुछ मेडिसिन खरीदते हो, उसका मैसेज आपके पास आता है, वो रिपोर्ट्स उसके पास है। उसने उसके बेस पे उसने आपकी पूरी हेल्थ प्रोफाइल कर रखी है। और आपको बता दूं AI इम्प्लीमेंटेशन के बाद अभी बहुत जल्दी होने ये वाला है। आप किसी दिन ऐसे ही पॉडकास्ट करके घर जाओगे, साथ में 7-8 बजे घर की घंटी बजेगी, कोई बाहर खड़ा होगा मेडिसिन वाला, बोलेगा भाई ये मेडिसिन ले लेना, आज शाम को आपको माइग्रेन का दर्द होने वाला है। उनको आपकी ज़्यादा चिंता है। सर क्यों चिंता है? इतनी चिंता आप क्यों? समझो। उसके बाद देखो वो लिखता है लोकेशन, तो समझ में आता है, GPS से लोकेशन आ जाएगी। हाँ। वो लिखता है नेम, एड्रेस, लोकेशन अलग लिखता है, एड्रेस अलग लिखता है। लोकेशन एड्रेस में अंतर समझ रहे हैं? हाँ। आप किसी बिल्डिंग के 14वें मालवे के 3रे फ्लैट में रहते हो, उसके पास है, अरे बाप रे। वो लिखा है उसने। वो कहता है मैं आपके रिलीजियस बिलीफ को भी उठाऊंगा। आपने कभी उसको बोला कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम इतने कट्टर हैं, इतने सॉफ्ट हैं, इतने लिबरल हैं? कहता हम ले लेंगे। आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? वो ले लेगा। और तो हम एक सोचते ऐप हैं कि की हम बात सेफ है, हैं, ये एक ऐप की बात कर रहा हूँ जो कि आप- बहुत ट्रस्टेड है। बहुत ट्रस्टेड है और आपके पास ऑप्शन नहीं है मना करने का। और हम सब ट्रैप में हैं क्योंकि हमें वहां पर विजिबल होना ही होना है। सोशल मीडिया के बगैर हमारा काम नहीं चल रहा है, मैंडेटरी ये सब है। में है, सब में है, सब है, सारे ऐप्स में है। ये तो अच्छा, तो हम Facebook बात बताया। कर रहे हैं आप सबको। एंड्रॉयड की बात करिए, गूगल वो तो 128 चीजें उठाता है, अच्छा, गूगल भी सब उठाते हैं। आप क्या हम बात करते हैं अक्सर कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ना कुछ ऐसा शूज़ वगैरह मैं लूँ, मुझे शूज़ लेने का मन है। एंड हम थोड़ी देर में जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो उस पर शूज़ के सारे एड्स दिखने लगते हैं। वो तो लिख के बता रहा है आपको कि हम लेते हैं ना। तो अभी तो कंफ्यूजन था कि क्या मोबाइल सुनता भी है। तो फेसबुक ने रिटर्न दिया हुआ है, हम सुनते हैं। अच्छा, उसने रिटर्न दिया है तो फेसबुक ने नहीं, सबने दिया है। वो पढ़ते नहीं है। आप पढ़ते नहीं हो कितना पढ़ेंगे भाई, स्कूल की पढ़ाई नहीं हो क्योंकि पाई। वही है ना कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया, उसके टर्म्स कंडीशन आप पढ़ते नहीं हो, लोन ले रहे हो, टर्म्स कंडीशन पढ़ते नहीं, नीचे साइन कर दिया, वही हालत है। यानी तो कि हम अभी लोग क्या सब है? कहीं ना कहीं डेटा अपना दे रहे हैं और हम सब डेटा बन चुके हैं। बन चुके हैं। हम तो दूसरी बात कहते हैं कि अभी तो जितने लोग हैं, दो ही तरह के लोग हैं। हाँ, एक जिन्हें पता है हम हैक हो चुके हैं, दूसरे जिन्हें नहीं पता हम हैक हो चुके हैं। हैक सब हो चुके हैं। सेफ कब तक हैं? जब तक आपका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन आईफोन तो हमारी बातें नहीं सुनता होगा। मैम हम आईफोन, फिर आप वही बात कही ना, हम आईफोन की बात करें, आईफोन सुन रहा है, फेसबुक सुन रहा है। पहली चीज़ तो डिफरेंस ये समझिए। अच्छा। दूसरी चीज़ ये समझिए कि आपने आईफोन का एक फीचर सुना होगा कि अगर आईफोन बंद भी है तो भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। सुना है? नहीं, ये नहीं पता मुझे। आईफोन की सेफ्टी का एक ये फीचर है हाँ। कि जैसे किसी क्रिमिनल ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया, हाँ, ये सुना और है। फ़ोन बंद भी है, हाँ। तो भी वो ट्रेस हो जाएगा। हाँ, वो कैसे? हम ही खुद उसमें ऑन करते हैं, अंदर एक फीचर आता है ताकि हमारा मोबाइल अगर चोरी हो तो हमें मिल जाए। कैसे? हाँ, ये इसका कैसे? मतलब तो सब हर समय सुन रहा है, हाँ, हर समय चल रहा है। हाँ, और अब आप देखिए, मैं तो इस बारे में एक आपको मतलब एक थ्योरी है, हाँ, कहीं रिटर्न नहीं मिलता है इसका, बट ये हम लोग क्योंकि इस लाइन में है थोड़ा सा समझ में आता है। हाँ, हम लोग कहते हैं 2008-9 ना इंडस्ट्री के लिए, हाँ, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा डायनेमिक वर्ल्ड था। हाँ, क्योंकि आपने सुना होगा 2008-9 में ही 26/11 अटैक हुआ। आईफोन कब आया था? अराउंड तभी। 2008-9। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप कब आया था? उसी के आसपास। 2008-9। हाँ, है? हाँ, डार्क वेब कब आया? 2008-9। हाँ। क्रिप्टो कब आई? 2008-9। अच्छा। आप देखो, अब दूसरी बात करिए। हाँ, अभी एक वायरस आया था, बहुत नाम हुआ था, हर कंट्री ने खरीदा हुआ था, पिगोसिस के नाम से। ओके। उस वायरस की खूबसूरती क्या थी कि वो किसी भी फ़ोन को हैक कर सकता था। कैसे? व्हाट्सएप पे एक मिस्ड कॉल आएगी और पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। आप उसको रोक भी नहीं सकते। मिस्ड कॉल है वो तो। नहीं रोक सकते ना। तो मिस्ड कॉल है, हाँ। व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल आई, आपका फ़ोन हैक हो गया। अच्छा।
हमने तो अटेंड भी नहीं किया। और ये पहले बना था आईफोन के लिए ही। आप सोचिए, आपको दो चीज़ें बेची गई, एक आईफोन प्रीमियम क्वालिटी, हाई सिक्योरिटी, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इस पे मिस्ड कॉल आ रही है, आईफोन हैक हो जा रहा है। दोनों सिक्योर्ड हैं। मजाक चल रहा है। आप समझ रहे हो? हाँ। डार्क वेब बना हाँ। किस लिए? कि वहां पे हर तरीके का इलीगल सामान आपको मिल जाएगा। आज भी मिलता है ना? अब ये भी क्यों बना, उसके पीछे भी पूरी एक थ्योरी है। अच्छा, आप डार्क वेब पे आर्म्स, एमुनिशंस कुछ भी खरीद सकते हो, ड्रग्स कुछ भी खरीद सकते हो। आप पेमेंट कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपने बैंक से पैसा भेजा, ट्रैप हो जाओगे, तो क्रिप्टो करेंसी खड़ी करेगी। ओके। अब क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आ गई? क्रिप्टो करेंसी का किसने बनाई? आप इसको तलाशोगे तो एक नाम आएगा, सतोशी नाकामोटो वॉज द इन्वेंटर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जबकि सतोशी नाकामोटो नाम का कोई आदमी ना आज तक पैदा हुआ ना मरा है। सो कौन है वो? ये भंडारी? कंट्रीज हैं मैम। ओके। एक कॉन्स्पिरेसी कहती है कि सतोशी नाकामोटो कुछ नहीं है, ऐसे इज फॉर सैमसंग, ना एन ए फॉर नोकिया। ओके। तो आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। आप समझो, मतलब ये गेम कुछ और चल रहा है। अब Okay. कुछ लोगों का कहना ये है कि जो मैं अभी आपसे शुरू में बोला था, हाँ। 80s में ईरान इराक वॉर थी, हाँ। यूएस ने मजा ले रहा था, दोनों को आर्म्स एमुनिशन दे रहा था, हाँ। और खुद बैठ के मजा ले रहा था। हाँ। ये चीज मार्केट में आ गई थी। तो फिर उसने कहा यार अब ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे। तो एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करो, डार्क वेब, क्योंकि डार्क वेब शुरू में बना यूएस से नहीं बनाया था, इसलिए कि उसके जो गुप्तचर छुपे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वो आपस में बात कर सके। बोले इसको कम्युनिटी बना दो, यहाँ पे ही बेचेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसने खरीदा। आपको क्या लगता है माओवादी, आतंकवादी, इनके पास AK-47 कहाँ से आती है? ओके। ये सारी चीज़ें कम्युनिटीज़ के थ्रू यूज़ हो रही हैं, और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने भाई। ये एक तरफ से करेंसी भी इन्होंने डेवलप कर दी कि आपको अपना बैंकिंग सिस्टम यूज़ ही ना करना पड़े और काम भी होता रहे। कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया है। आप खूबसूरत सोचिए, मतलब आप सब बड़े मजे में हैं। आज हमारा आपका सबका, और ये जो मैं बता रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये जो आपका डेटा ले रहे हैं, हमको क्या लग रहा है ये, मतलब ये क्या हमको साबुन, तेल, कंघा ये बेचना चाह रहे हैं क्या? ये तो हम पहले ही बिके हुए थे। टीवी पे ऐड देख लेते थे पियर साबुन का, जाके खरीद लाते थे। आज इन्होंने हमारी स्वतंत्रता खरीद ली है सर। हमारी इंडिपेंडेंस बिक चुकी है। अभी 2000, आप इसको अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, 2008-9 में व्हाट्सएप आया, दो लड़कों ने बनाया, एक की उम्र 18 साल, एक की उम्र 21 साल। 3 साल बाद व्हाट्सएप बिक जाता है। व्हाट्सएप करता क्या था? चैटिंग कर रहा था, कुछ देता तो है नहीं आपको। कितने का बिका? $19.7 बिलियन का। 10-10 बिलियन डॉलर दो लड़के जेब में डाल के निकल गए। टिकटॉक क्या करता है? आपकी बनाई रील मैं देखता हूँ, मेरी बनाई रील आप देखते हैं। और भी कुछ है टिकटॉक में? नहीं। कोई मेडिसिन, कोई सैटेलाइट, कुछ ऐसा बनाया? अभी गूगल चेक करिए, 26वां रिचेस्ट पर्सन है टिकटॉक का ऑनर। क्या कर रहा है? वीचैट, सुना है आपने? चैटिंग ऐप है व्हाट्सएप की तरह। अभी 4 साल पहले उसका वैल्यूएशन हुआ है कितना? $500 बिलियन का चैटिंग ऐप का। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसका एनुअल GDP $250 बिलियन है, एक कंट्री से डबल कमा रहा है। तो कैसे कमा रहे हैं? पैसा कहाँ से? डेटा कैसे, कहाँ बेच रहे हैं लोग? खूब बिकता है मैम। आज की डेट में, अभी आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अभी बैन की गई है, कैम्ब्रिज एनालिटिका करके। उसने डेटा दिया है कि वो हर कंट्रीज में जिस कंट्री का चाहे उस कंट्री का इलेक्शन मैनिपुलेट कर सकती है। ओके। बिहार इलेक्शन का उसने डेटा दिया, US इलेक्शन का उसने डेटा दिया। यही डेटा खरीदते हैं इन ऐप से, क्योंकि इन ऐप्स के पास अगर व्यूअरशिप है, दैट मीन्स कि लोग हैं मतलब डेटा है। और फिर वो इन्हीं ऐप्स को यूज़ करते हैं। इलेक्शन से, पोलिंग से पहले आपको ऐसी रील्स, ऐसी डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे, आप बदल जाओगे। तभी हम कहें भाई, इलेक्शन के टाइम पे ऐसी रील्स क्यों आने लगती हैं? अचानक से एक तरीके की कम्युनिटी की बात क्यों होने लगती है? अचानक से नेगेटिविटी, अचानक से पॉजिटिविटी क्यों होने लगती है? ये
गेम हो रहा है। यानी कि वो एप्स जो हैं उस डेटा को यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और जैसा उनको पैसा मिलता है कि आप अपने ऐप पर ये चीजें बढ़ाओ, तो वो चीजों को पुश करते हैं। आप देखो, आपको एक कार खरीदनी है, हाँ आपने सोचा कार खरीदनी है, हाँ कहीं बैठ के कोई आदमी डिसाइड करता है इनको तो ये वाली कार बेचनी है। अब आप जितनी एनालिसिस करोगे, उसको जो कार बेचनी है उसी हिसाब से आपको सब दिखाएगा। आप 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद बड़े उससे कहोगे यार मैंने पूरी एनालिसिस करी, दिस इज़ द बेस्ट, अपने दोस्तों को भी बताओगे, ख़रीद लाओगे। वहाँ बैठ के वो हंसेगा, कहेगा बेटा आज तो ये बेची, कल तुम्हें जूता बेचेंगे। अच्छा, हमारे जितना भी यूथ है, इनफैक्ट अब तो हर कोई इंस्टाग्राम के बिना ज़िंदगी नहीं चल रही। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम हमें पैसे कमा के दे रहा है, क्योंकि हमें वहाँ से क्लाइंट्स मिल रहे हैं, डील हो रही है, कुछ लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने काम को दिखा रहे हैं तो लोग उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए तो सिंपल इंस्टाग्राम ये है। कुछ लोग मौज में रील बना रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर अपने काम को दिखाकर कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं और उन्हें काम मिल रहा है, सिर्फ इतना। क्या इसका भी आगे कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे? सी अभी हम आप जो बना भी रहे हैं ना, हम आपको समझना पड़ेगा हम आप बना क्या रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे कि हम अपने से बात कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है, बट आज सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। मैंने आपको बोला ना, ये सब हमारी स्वतंत्रता छीन के बैठ गए। आप इसको थोड़ा सा पीछे और जाइए। मतलब मैं हमेशा इसलिए इस तरह की बातें नहीं करता कि हम और आप क्या हैं। अच्छा, एक बार ये सोच के देखिए, हम आप हैं क्या एक्चुअली में। हम आपसे कहें कि आप क्या हैं, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करोगे, या मैं कौन हूँ, मैं कैसे मैं अपना नाम विजय बोलूँगा? हाँ, मेरा नाम और मेरा काम 2 चीज़ें। आप ऐसा क्यों हैं? क्योंकि वही काम हम करते आए हैं। नहीं, करते नहीं आए। आप बताइए, आपने कभी प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचा है? नहीं, मैंने नहीं सोचा। क्यों? आपको सोचने दिया ही नहीं क्या? आपने सोचा क्या नहीं? किसी ने आपको गन पॉइंट पे बोला था मत सोचना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको वो डेटा ही नहीं दिया गया कि आप सोच पाओ। ओके, आप समझो, हम अक्सर गीता का एग्जाम्पल देते हैं। गीता के 13वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से क्वेश्चन किया था, यार ये हमें बहुत तुम समझा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में नहीं आती, पहले तुम ये बताओ मैं हूँ कौन। तो कृष्ण का आंसर क्या था? तुमको क्या लग रहा है, तुम अर्जुन हो क्या? तुम तो पहले भी थे, तुम बाद में भी थे, अभी तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। और क्यों प्ले कर रहे हो? कि पैदा होने से लेके आज तक जो तुम्हें सिखाया गया, इस वजह से तुम अर्जुन हो। तुम्हारी जगह कोई और होता, वो अर्जुन ही होता। हाँ। आप और हम जहाँ पैदा हुए, जो डेटा हमको दिया गया और जो एक्सपीरियंसेस भी मिले, वही डेटा है। वही डेटा है। हम इस वजह से ये है ना। हमने जहाँ जो एनकाउंटर किया, जिन चीजों में, जिन सिचुएशंस में, वहाँ जो डेटा हमें मिला, जो डेटा हमको मिला, हम तो सिंपल कहते हैं हम वो बने। हम तो सिंपल कहते हैं, आज हमारा या आपका कोई ऐसा एक फ्रेंड सर्किल बन जाए जो क्रिप्टो में खेलता हो, धीरे धीरे शायद हम भी बन जाएंगे। अगर आपका ऐसा ग्रुप बन जाए जो बिजनेस करता हो, आप बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, आज हम ज़्यादातर, इंक्लूडिंग मी, हम रेडियो में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब से ज़्यादा हम और अच्छा कर सकते हैं। सोशल मीडिया नहीं है तो करियर नहीं है, तो मैंने स्विच किया सोशल मीडिया पे। यानी कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग ने डेटा दिया मुझे। आपको डेटा ही वो दिया जा रहा है। अब आप सोचो आज के यंग जनरेशन को क्या डेटा दे रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि इंस्टाग्राम पर जो यंग जनरेशन जो अपना डेटा दे रही है, गाना गा रही है, डांस कर रही है, नहीं, वो जो दे रही है वो तो दे रही है, उसको क्या मिल रहा है? हाँ, तो आप बताएं कि क्या मिलने वाला है? जो वो डेटा डाल रही है, उसके बेस पे उसको वो रील्स, वो टॉपिक्स शेयर किए जा रहे हैं, जिससे उसका माइंड कैप्चर होता चला जा रहा है। उससे क्या फायदा मिलेगा? जो लोग माइंड कैप्चर कर रहे हैं, फायदा वो उनके डर, उनके एम्बिशन सब खरीद के बैठे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कभी सोच सकते थे आप प्रेसिडेंट बनोगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे? आपने कहा नहीं। आपने सोचा ही नहीं ना। आज आप किसी से, बच्चे से पूछो या मैं आपसे पूछूं आपका ड्रीम क्या है, कौन सी गाड़ी लोगे, तो आप कहाँ तक जाएगा? 50 लाख की गाड़ी तक? आप फरारी के बारे में सोच पाओगे? आपको आज तक अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे कोई ऐड दिखाई दिया फरारी का या इसका? क्योंकि उन्हें लगता है आप खरीद ही नहीं पाओगे, आपको ऐड क्या करेंगे दिखा के। इसका मतलब अभी मेरा उतना बना नहीं है वर्थ। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। वो एक्चुअली आपको घुमा रहे हैं। आप वो जैसा चाहेंगे हम आप वैसा करेंगे। और आप देखो 2000, मैं क्यों कह रहा हूँ इंडिया टॉप कंट्रीज में आ रहा है। 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 800 मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। पबजी और ये सब हमको उस समय नहीं समझ में आया था। पब्लिक ने, प्रेस ने बहुत उछाला, ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर वो है।
जिन कंट्रीज़ ने बंद नहीं किया था आज उनकी हालत देख लो। अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल, खाली सोशल मीडिया बंद किया गया था, हालत देख लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश ग्रोइंग इकोनॉमी था, आज कहाँ पहुँच गया है। क्योंकि पूरा यूथ जो है या पूरा जो फाइनेंस सिस्टम के लिए ज़रूरी है जो जनरेशन, उसका माइंड ही पूरा खरीद लिया है जी। तो इससे क्या फायदा मिलेगा? एक फायदा बता दीजिए। जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो पूरा माइंड लेकर क्या फायदा गए? अब आप यूजलेस, आपकी जनता ही यूजलेस हो गई, अब आप क्या करोगे? यानी देश को कमजोर कर दिया, देश कमजोर हुआ, यानी कि आप अगर उन्हें इंटरनल वॉर करानी होगी करा देंगे। तो वॉर में तो यूथ है ही नहीं, वो तो नशे में पड़ा हुआ है। नशे में नहीं नशा है, का मतलब है सोशल मीडिया के नशे में। नेपाल में क्या हुआ था? कौन सा नशा था? तख्ता पलटने तक तो पहुंच गए थे, क्योंकि अब वो नशा उनसे छीना जा रहा था, वही नशा सोशल मीडिया का। तो ये जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है, सिर्फ ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत इंटरनल दिमाग की तरह खा रहा है। और इसका फ़ायदा हमारी देश का यूथ अगर सोशल मीडिया के उस नशे में से बाहर नहीं निकला तो इसका फ़ायदा क्या होगा? बाहर की उस कंट्री को जो पावरफुल बनना चाह रही है और सुपर पावर बने रहना चाह रही है, तो इंडिया को अगर सुपर पावर बनाना है तो ज़रा यूथ को जो पूरा उसमें जा रहा है। अफसोस होता है, आप देखिए कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नेशनल लेवल पे अगर कोई डिसीजन लिया जाता है नेशनल सेफ्टी को, तो वहाँ की जनता उसको सपोर्ट करती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। पबजी बंद कर दिया गया, आज भी लोग रास्ते तलाशते हैं कि हम ये यूज़ करके पबजी खेल लें दूसरे तरीके से। खतरनाक सिचुएशंस है ना, आप खुद चीज़ों को रिफ्रेट कर रहे हो। आपका सजेशन क्या होगा कि एप्स बंद होने चाहिए, नहीं बंद होने चाहिए, या क्या नया तरीका आना चाहिए? बताइए आप। नहीं, नया तरीका नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो जो नेशनल लेवल पे जो डिसीजन लिए जाएं उसको ऑनर करिए। दूसरा, अपनी डिजिटल डाइट को कंट्रोल में रखिए। अगर आप डिजिटल डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप एक ना एक दिन ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां से आपका वापस आना बहुत मुश्किल है। आज भी मतलब हम लोग साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के आते हैं कि उनके टीनेज बच्चों ने बात करना बंद कर दिया है। उनको अगर किसी चीज़ से रोका जाता है वो वायलेंट हो जा रहे हैं। अभी आपने गाज़ियाबाद का एग्जाम्पल देखा, 3 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। क्या था, आपको क्या लग रहा है? एक फादर का फ़ोन आया था कि मुझे सिर्फ ये बता दो मेरे बच्चे ने सुसाइड क्यों किया है। मतलब सोच के रूह कांप जाती है। उस बाप ने अपने मोबाइल पे अपने बेटे का वीडियो दिखाया कि सुसाइड से आधे घंटे पहले वो अपनी माँ के साथ खेल रहा है बिस्तर के ऊपर। आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया? ऐसे दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये सुपर पावर बनने की चाह में अपंग बनाया जा रहा है, और उसका जरिया जो हथियार है वो है सोशल मीडिया एप्स। डेटा है, आप डेटा कहीं से दे रहे हो। अब आप मतलब मैं ये बात कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, अब जैसे आप मोबाइल पे पेटीएम यूज़ करते हो, हाँ, यूपीआई ऐप वगैरह, हाँ, क्यों यूज़ करते हो? वो जो 1-2 रुपीज़ वापस आ जाते हैं, नहीं बैंक का मोबाइल ऐप क्यों नहीं यूज़ करते? हमें लगता है मेरा क्वेश्चन ये है। आप समझो, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ही बॉडी है एनपीसीआई। ये जितने ऐप हैं, कोई भी ऐप हो, जो भी हो, मैं किसी ऐप का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो ऐप करते क्या है? आपसे रिक्वेस्ट ली, एनपीसीआई पे भेजी, एनपीसीआई ने पैसा ट्रांसफ़र किया, वही मैसेज आपको दिखा दिया। इस ऐप का तो कोई रोल ही नहीं है। आपका पैसा बीच में फंस जाए, आप इस ऐप को कंप्लेन करोगे, बोलेगा भाई मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, तो एनपीसीआई से बात करो। It will take 24 hours, 48 hours. वो क्या कर रहे हैं? वो आपके पैटर्न्स रीड कर रहे हैं। आप बिजली का बिल कितना आता है, आप ओला से कितना चलते हो, उबर से कितना चलते हो, कितना बाहर से खरीदते हो, क्या आइटम खरीद रहे हो, ये भी चेक कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको प्ले करेंगे, उसके हिसाब से सारे रेगुलेट कर रहे हैं, सारे ऐप्स के थ्रू। देखते हैं किसी चक्रव्यूह बनाया हुआ है, अलग अलग ऐप, और सारे ऐप्स कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। जो मेजर ऐप्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और हम उनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम एडवांस हो गए हैं। एडवांस नहीं हुए, एडवांस होने के साथ साथ हम अस्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्रता हमने दूसरे को दे दी है। तो आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है कि इंडियन मिलिट्री में यूथ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? नहीं, मिलिट्री अपनी जगह है, लेकिन ये जो साइबर वॉर्स हैं चलती रहेंगी। ये चलती रहेंगी, और ये तो हमेशा ही से चल रही है। जब 15 लाख 16 लाख अटैक हो रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय 1 हफ्ते में 16 लाख अटैक हुए थे। अरे बाप रे। तो हम कहिए, हम लोग इतने
सक्षम हैं इस समय इंडिया वाले कि उन्होंने सारे अटैक्स रोक दिए, पता ही नहीं चलते। हाँ, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है अभी अगर हम मैं साइबर अटैक्स की बात बताया करें? फर्स्ट 10 कंट्रीज में है। अच्छा, टॉप 10 साइबर कंट्रीज में, सिक्योरिटी के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में है। टॉप 10 कंट्रीज में है। तो ये और लगातार इम्प्रूव कर रहा है। ये जो आप संचार साथी और ये हाँ। सब बता रहे हो, ये सब उसी का ही रूप है, अच्छा, उसी का ही ऑप्शन है। ओके। तो इस तरीके से इंडिया खुद को अगर सिक्योर कर रहा है तो हमें भी हमारी जिम्मेदारी बनती हम है लोग कि को भी हम जागना पड़ेगा। हाँ। और इंडिविजुअली दूसरा जो मुझे समझ में आता है, एज ए इंडिविजुअल हमको आपको ये मानना पड़ेगा कि हम जितनी जल्दी मान लें कि हमारी सारी इंफॉर्मेशंस बाहर हैं। कुछ मैंने पॉलिटिकल लीडर्स को देखा है, वो कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं आज भी। उनके पास तो कितना पैसा है। फॉरेन के कुछ मैंने लोगों को देखा है। क्यों? सी वो कीपैड मोबाइल नहीं होते। हाँ। जो आप फॉरेन के लीडर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो डिवाइस अलग होती है, पहली चीज़। हाँ। और अगर आपको लग रहा है कि हम कीपैड मोबाइल यूज़ करके ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, हाँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मोबाइल हैक नहीं होता, हैक इंसान का दिमाग होता है। एंटीवायरस की ज़रूरत यहाँ पे है, ना कि आपके डिवाइस को है। देन टू क्योंकि उसमें एप्स नहीं डाउनलोड होते हैं। वो कब ऐप को हैक किया जाता है, आप बताओ। हमारे आपके ऊपर ऐप कैसे इस्तेमाल होगा? आपको क्या लगता है कि ये क्रिमिनल, अगर कोई क्रिमिनल प्लान करेगा तो वो हमारे ऊपर कोई एंटीवायरस मेलवेयर का अटैक करेगा? आपको मालूम है ये 0 डे वर्नेबिलिटीज, मतलब कोई ऐसी कमजोरी ऐप की जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता हो, कितने की मिलती है? एक एक वर्नेबिलिटी सिंगल यूज के लिए करोड़ों से 2 करोड़ रुपए की मिलती है। हमारी आपकी वर्थ है उतनी? वो दूसरे पर्पस से है। वो कंट्रीज पे अटैक करना है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है, उनके लिए। हमको आपको क्या लगता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर लोड कर लें, हम कोई चीज कर लें तो हम सेफ हो जाएंगे, या हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा? हमारे ऊपर आपके ऊपर अटैक कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं इसको सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स हैं। अब जैसे जो मोस्ट कॉमन अटैक्स हैं 4 फैक्टर्स में आता है। QR कोड, आज हमारी आपकी ज़िंदगी QR कोड है। हम हर जगह QR कोड खींच लेते हैं फ़ोटो। हमने कितने बच्चों को देखा है, हजरतगंज में जा रहे हैं, QR कोड दिखा, फ्री वाईफाई, अब चला लें। आपको पता है उस QR कोड के पीछे क्या है? मैं अभी यहाँ से जाते में नीचे 2 पोस्टर लगा दूँ, फ्री वाईफाई QR, शाम तक 15-20 लोग हमारे अंडर में आ जाएंगे। डेटा आ गया? नहीं, डेटा नहीं, उनकी डिवाइस ही हैक हो जाएगी। ओके। कैसे पता, कैसे रोकोगे? आप चेक कर सकते हो QR कोड पे क्या है। हाँ, कि कितने लोग एक्टिवेटेड है इस पे? नहीं कर सकते ना। हाँ। नहीं, एक्टिवेटेड छोड़ दीजिए। वो जैसे ही QR कोड इंस्टॉल हुआ, आपके मोबाइल में क्या चला गया आपको क्या पता है? फ्री के चक्कर में वो भी छोड़िए। और छोटे, मतलब क्रिमिनल तो ऐसे ही करता है ना। सब्जी वाली बैठी है, उसके पास बोलने वाली मशीन नहीं है, उसके आस पड़ोस में सब लगाए थे, वो गरीब है बेचारी, उसने अपने बेटे का QR कोड का प्रिंट कराया, लगा दिया कि भैया इसको पेमेंट कर दो। पड़ोसी वो उठ के पानी पीने गई, पड़ोसी ने अपना QR कोड चिपका दिया। अब आप क्या करोगे बताओ? अब ये हुए हैं लखनऊ में केसेस। UK के पार्किंग लॉट में किसी ने QR कोड चेंज कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स, बिलियंस ऑफ पाउंड्स चले गए दूसरों के पास। QR कोड ही चेंज कर दिया। कैसे करोगे आप? दूसरा, लिंक। आपके पास लिंक आता है, आपको हम तो अब समझ गए, हम लिंक पे क्लिक ही नहीं करेंगे कुछ भी। चलो मत करो। शाम को आपके मोबाइल पे एक SMS आता है, इज दिस यू इन दिस वीडियो, नीचे लिंक है, क्या करोगे आप? हमें लगे यार हम कहाँ से आ गए, हमारी कौन सी चीज, हमारी कौन सी वीडियो आ गई। गए आप क्या करोगे? आप सोचो जरा सा ना। आप कितना सेव कर लोगे आप अपने आप को? कई बार हम तो कॉल्स आती हैं, इंटरनेशनल कॉल्स, हम नहीं उठाते हैं, या कई मैसेजेस आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि शायद ये मेरे काम का नहीं है, वो हमने तब नहीं तक किया, नहीं है हमने ना कुछ कि- नहीं टच किया, हमने टच ही नहीं किया आज तक। लोग बोलते हैं यार हमने तो कोई कुछ किया ही नहीं है, फिर भी हमारे अकाउंट से निकल गए पैसे। नहीं, बिना आपके कुछ किए तो नहीं निकलेंगे। ये तो भूलिए, ये जो भी कहता है वो गलत कहता है। जब तक आप कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे कि पैसा आपके अकाउंट के बाहर जाए, तब तक पैसा नहीं जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सिर्फ एक क्लिक पे पैसा निकल जाए। कोई एग्जांपल है आपके एक्सपीरियंस में जिसने कभी कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं, पैसे निकल नहीं, गए? ऐसा लोग कहते हैं, कहने वाले बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन जब बात करिए तो समझ में आता है कि भाई हाँ, हमने कहा था, हमने दिया था। और तो अभी RBI ने बड़ा अच्छा रूल निकाल दिया, मतलब अभी प्रपोज्ड है और हमारे ख्याल से अगले 1-2 महीने में आ जाएगा
क्योंकि जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं ना, जिसमें पैसा जाता है, उसमें 70% फ्रॉड्स ऐसे हैं जिसमें 50,000 से कम का लॉसेज है, 30% ऐसे हैं जो हाई है। तो अभी आरबीआई रूल लेके आ रहा है कि जैसे ही अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ, गलती भले आपकी हो, गलती भले आपकी हो, आपने कहा कि भैया उसने मुझसे बोला, मैंने वो OTP भी बता दिया अपना, उसको पासवर्ड भी बता दिया, तो आरबीआई का कहना है कि अगर आपकी गलती से भी पैसा गया है तो आरबीआई आपको 85% ऑफ द अमाउंट और 25,000 विच एवर इज हायर इमीडिएटली आपके अकाउंट में वापस कर देगी। वाह, ये कब से लागू हो रहा है? ऑलरेडी प्रपोज्ड है, किसी भी दिन आ सकता है आपके पास। अच्छा। आप देखो नेट पे मिल जाएगा, आरबीआई की साइट पे मिल जाएगा। सपोज किसी के साथ ऐसी घटना हो जा रही है, चाहे वो साइबर अटैक हो या उसका हैकिंग हो, पहले स्टेप, इमरजेंसी स्टेप क्या होने चाहिए? सबसे पहला तो स्टेप ये है कि जो आपके पास ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in या 1930, इस पर आप कंप्लेन करिए गोल्डन आवर में, जितनी जल्दी हो सकता, फाइनेंशियल अटैक के कंसर्न में। ठीक है। दूसरा, आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है जहाँ से पैसे निकले हैं, आप उस बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करिए रिटर्न में कि मेरे पैसे निकले हैं, इस पैसे को फ्रीज करा दीजिए अगले 2-3 चैनल तक, 2-3 लेवल तक, क्योंकि क्रिमिनल्स के पास बहुत ऑप्शंस है। वो पैसा 24 घंटे में एनोनिमस कर देते हैं, फिर उस पैसे का कोई पता ही नहीं लगा सकता। क्रिमिनल्स का पता क्यों नहीं चल पाता है? कैसे चलेगा? वो निकाल के बैठे हुए हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था ना, वो लेडी का फ़ोन आया कि वो अभी भी बात कर रहा है, अच्छा, चलिए उसे पकड़ लेते हैं, हाँ, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। हाँ, ये क्रिमिनल्स पता है, आपके पास 3 ही चीज़ें होती हैं। आपके पैसे, मान लीजिए मेरे पैसे निकले, तो मेरे पास एक मोबाइल नंबर होगा जिस नंबर से मेरे पास कॉल आ रही है। दूसरा, मेरे पास एक बैंक अकाउंट नंबर होगा जिसमें मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा, उस मोबाइल नंबर से मुझे ये पता चल सकता है कि ये सिम किस मोबाइल में लगा है। यही 3 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है? उसकी लोकेशन निकल आएगी, किस टावर के पास से उसने। अब जो मोबाइल नंबर है वो चोरी के होते हैं। हम आप अपने आधार कार्ड बांटाते हैं, आपने भी जब अपना नंबर लिया होगा तो आपने एक फॉर्म पे साइन किया होगा सिम लेते समय। क्या लिखा था उस पे साइन करने से पहले? आपने कुछ पढ़ा था नीचे जो 4-5 लाइनें लिखी होती, एक्सेप्टेड। उसमें क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप इस फॉर्म पे साइन कर रहे हैं तो इस साइन के ऊपर 4 सिम निकल सकते हैं। हाँ, आपने वहाँ लिखा था कि ओनली फॉर 1 सिम? नहीं, ये तो नहीं लिखा। हो सकता है आपके नाम से 3 सिम और चल रहे हैं। यानी मेरा साइन चला गया है, डेटा चला गया है, अब उस पे 4 सिम निकल सकते हैं, एक मेरे अलावा 3। अब आप सोचो, हाँ, सिम चोरी का, हाँ, तो आप अगर उसका KYC के थ्रू आधार निकाल के घर भी पहुंच गए तो कहेगा भैया हमने तो लिया ही नहीं। अब आइए बैंक पे, बैंक अकाउंट नंबर भी किसी सब्जी वाली का, किसी गांव वाले का, उड़ीसा में, वेस्ट में, साउथ में कितनी जगह कैंपिंग हो रही है। गवर्नमेंट की सब्सिडी, बैनर लगा के 2 किलो चावल फ्री मिल रहा है, अपना आधार कार्ड लेके आइए। गांव वाले लाइन लगा के आधार कार्ड लेके आते हैं, उसका बायोमेट्रिक किया जाता है, बैंक अकाउंट खुलता है, सिम निकलता है, उनको 2 किलो चावल दे दिया जाता है। फिर ये सेट, एक मोबाइल नंबर, एक बैंक अकाउंट विद पासवर्ड विद एवरीथिंग, 8,000 रुपये में क्रिमिनल खरीद लेता है। ओपन रेट, हजारों की तादाद में। अभी दिल्ली में 30,000 एक्टिवेटेड सिम मिले रेलवे स्टेशन पर, मिल रहे हैं। क्या करोगे? ना आपके पास मोबाइल नंबर उसका है, ना आपका बैंक अकाउंट उसका है। अब बचती है फ़ोन। फ़ोन भी यूपी में 60,000 फ़ोन हर महीने चोरी हो रहे हैं। वो फ़ोन भी चोरी का है। कैसे पकड़ोगे? और वो सिम 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आपने लोकेशन निकाल ली, उसके बाद तो फेंक देते हैं। आपने लोकेशन निकाल ली, वो बॉर्डर एरिया पे बैठ के कॉल कर रहा है। आज वो हरियाणा में है, कल वहाँ पहुँच जाएगा, परसों वहाँ पहुँच जाएगा। और अब तो जामतारा सबने देखी है तो इसलिए सबको बहुत आइडिया है। और अब तो जामतारा से चीज़ें जो है KK पार्क पहुँच गई हैं, तो अब तो पकड़ना और भी टिपिकल मामला है। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। आज पूरी दुनिया AI पर डिपेंडेंट हो रही है।
सोशल मीडिया ऐप हो गए, जो भी चीज़ें हो गई, लेकिन सब कुछ अब एआई बेस्ड हो गया है और हमें लगता है कि अगर हमने एआई नहीं सीखा तो हमारा फ्यूचर नहीं है, करियर ख़त्म है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ज़रा आप बताइए और फ्यूचर कहाँ पर है इसका? देखिए, एआई तो आता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि जब आएगा तब हम समझ लेंगे, बट एआई ऑलरेडी आ चुका है और बहुत तेज़ी में इवॉल्व हो रहा है। एआई के साथ जो सबसे बड़ा एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे अभी तक जितने भी रिवोल्यूशंस आए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आए या जो भी रिवोल्यूशन आए, .com रिवोल्यूशन आए, उनको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा। मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 100 साल लग गए उसको आने में, इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद बिजली का बल्ब बनने में 100 साल लग गए। एआई के साथ ऐसा नहीं है, ये हर हफ्ते हर 3 दिन में आपको नई चीज़ें पता चल रही हैं। ये शॉकिंग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मशीनों ने सोचना शुरू कर दिया है। अभी तक मशीनें वही करती थी जो हम बोलते थे, अब मशीनों ने सोचना शुरू कर दिया है। अब हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे उस पर बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। जैसे शुरू में क्या होता था, जब कैलकुलेटर भी आया था तो हम कोई चीज़ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते थे तो फिर मैनुअली भी करके देख लेते थे कि सही कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ जी। अब हम मैनुअली करते ही नहीं, हमें विश्वास है कि वो सही कर रहा है। सही कर रहा है। पहाड़े याद करना हम लोग का एक हॉबी हुआ करता था। अब किसी बच्चे को ज़रूरत है पहाड़े याद करने? नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो चेंज है, ये इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। अब हमको इसके साथ जीना है। एआई जहाँ तक हमें हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, वहीं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आए, सबसे पहला यूज़र उसका क्रिमिनल ही होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जब बिजली बनी थी तो सबसे पहले किसी को लगा के देखी गई कि आदमी मरता है नहीं मरता है ना? तो हर टेक्नोलॉजी के साथ यही है। तो एआई के साथ भी वैसे ही है कि उसके नेगेटिव यूजेस भी हो रहे हैं, पॉजिटिव यूजेस भी हो रहे हैं। अब वो जहाँ, अगर हम सिर्फ साइबर वर्ल्ड की बात करें तो क्राइम करने में सपोर्ट करेगा, वैसे उसके इन्वेस्टिगेशंस में भी सपोर्ट करेगा। बहुत से तरीके हैं वो करता है और सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एक केस में 2 सिग्नेचर्स मिले। एक लेडी का केस था, तो उसका एक डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर था, एक दूसरा डॉक्यूमेंट था उस पर भी एक उसका लेकिन छोटा सिग्नेचर था। तो अपोनेंट लॉयर ने बोला यार ये तो केस हम ऐसे ही जीत जाएंगे, दोनों सिग्नेचर बिल्कुल अलग, वो देख के बिल्कुल अलग लग रहे थे। उस दोनों सिग्नेचर की फ़ोटो लेके चैट जीपीटी में डाल दी, जो सब यूज़ करते हैं, और उससे पूछा यार इसको ज़रा कंपेयर करके बताओ। अगर आप ये दोनों सिग्नेचर किसी फॉरेंसिक लैब में भेजते तो क्या होता, वो क्या बोलता, यार ये 5% मैच कर रहा है, 10% मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इससे ज़्यादा रिपोर्ट नहीं आनी थी। चैट जीपीटी का पता है रिप्लाई क्या था? उसने कहा कि ये दोनों सिग्नेचर एक ही लेडी के हैं, लेकिन दूसरा सिग्नेचर जो है वो उससे किसी डर या दबाव में कराया गया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस ही बदल गई। आप समझ रहे हो? अब इसका यूज़ सोचो कहाँ हो सकता है। हम बच्चों की हैंडराइटिंग को एनालाइज करके पता कर सकते हैं वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। हाँ, तो ये तो फायदेमंद हुआ फिर, क्योंकि किसी केस को और डीपली रिसर्च और एनालाइज मैंने पॉजिटिव साइड आपको बताया ना। अब नेगेटिव साइड में चले जाइए। अभी आपने शायद देखा होगा सुंदर पिचोई से लेके निर्मला सीतारमन जी की कितनी डीप फेक वीडियो पड़ी हुई है। इतना इन्वेस्ट करिए, इतना पैसा ले लीजिए। हम आप समझ रहे हैं ना, आप कैसे पता करोगे वो डीप फेक है? कितने लोगों ने पैसा जमा कर दिया? तो हम बात कर रहे हैं एआई, हम बात कर रहे हैं साइबर हैकिंग की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं क्योंकि हमारी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं ले ली गई है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ। आने वाले टाइम पर, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आने वाले टाइम पर हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जीना इसी के साथ है। हाँ, सेफ रखने का एक ही तरीका है। पहली चीज़ जो मुझे अभी समझ में आता है वो सिंपल एक ही है कि आप ये मान के चलो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन बाहर है और आपको हर किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो। क्योंकि अभी तो एआई है, उसके बाद AGI आएगा, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उसी के साथ साथ ASI आ रहा है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि अगले 1-2 साल में आ जाएगा। अंतर इतना समझ लिए कि अभी AI ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं। ASI आते ही, जो ऑलरेडी बन चुका है, AI अपने मॉडल खुद बनाने लगेगा।
ह्यूमंस की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। फ्यूचर इज़ वेरी ड्रास्टिक। हाँ, तो फिर वो खुद डिसीजन लेगा, खुद काम करेगा। हाँ, आप उसको बंद भी नहीं कर पाओगे। ओके। वो अपने हिसाब से काम करेगा और उसको अभी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में चेक भी किया गया। एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में एक लैब का उसको कंट्रोल दिया गया सारे एआई मॉडल्स को, और उस लैब में एक ऐसा सिस्टम डाला गया कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट लैब, और एआई को कंट्रोल दे दिया गया। उसके बाद उस एआई को ये बोला गया, कमांड दिया गया कि मैं तुम्हें बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डिसीजन नहीं सही है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसने ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ा दिया कि वहाँ कोई होता तो मर जाता। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, एक फिर इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया सिर्फ ये देखने के लिए कि एआई कैसे बिहेव कर रहा है, बिकॉज नाउ इट स्टार्टेड थिंकिंग ऑल्सो। उसको एक ईमेल का दिया गया राइट, जैसे मान लीजिए मेरी ईमेल का राइट है और मेरी मेल में कुछ फेक ईमेल्स डाली गई कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, और उसको बंद करने को बोला गया। उसने इमीडिएटली मेरे सारे जानने वालों को जो मेरा प्राइवेट डेटा था उठा के भेजना चालू कर दिया। यानी एआई ने उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इंसानों को कंट्रोल करना, इंसानों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और आने वाले टाइम पे सारे इंसान एआई के हाथों फंस जाएंगे। तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा सुपर पावर्स उठाएंगे, क्योंकि सारे एआई तो वहीं से जनरेटेड है। यानी सुपर पावर अगर बनना है तो अपना खुद का देसी एआई चलाएं, उसको यूज पहली करें। चीज देसी एआई चलाएं। दूसरा, आप खुद मान के चलो कि आपको सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम कोई इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं जिसका कोई डीप फेक अगर आ जाए तो हमारी सफाई कोई सुनेगा। मुझे लगता है वो कैरेक्टर असैसिनेशन इज अ क्राइम ऑफ मर्डर। अभी देखिए आप सदगुरु के ऊपर आया, सदगुरु का आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस वीडियोस आ रहे हैं। अभी उसको एनालाइज किया गया तो आपको पता है पिछले 6 महीने से कैंपेन चल रहा है जिसमें सदगुरु को दिखाया जा रहा है, पुलिस वाले पकड़ के उन्हें लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस है, खूब वीडियोस आ रहे हैं। एक एवरेज के हिसाब से पर डे 15 लाख रुपए के ऐड हैं, वो एडवर्टीजमेंट है वो जी, और वो पूरा डीप फेक है। आप सोचिए किसका इंटरेस्ट है जो करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए लगा रहा है। जिनका चुनाव में इंटरेस्ट है, जिनका किसी और चीज में इंटरेस्ट है, इस तरह के जो मार्केट का को कैप्चर करना चाहते हैं, वो किस मार्केट में इंटरेस्ट। तो अभी आप सोचो, अभी तो एआई आने के बाद होगा क्या, हमारी आपकी हजार लोग खड़े होंगे मार्केट में, कैसे? यानी दुश्मनी का एक तरीका भी निकालने का ये वो एआई खुद ही करना चालू कर देगा। अगर आप खुद ही परेशान होगे, परेशान करोगे तो वो भी परेशान करेगा। सही बात है। हमारे आपकी जाने कितनी, हमारी आपकी सारी वॉइसेस, हमारी आपकी इमेजेस तो हैं ऑलरेडी, वो अपने आप हमारे नाम से वीडियो बना खड़ा कर लेगा अपने आप। तो हमें तो भाई 2-3 बातें समझ में आई सर विजय जी इतनी देर में, कि हम सबसे पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा हर ऐप पर ना जाएं, जो बेसिक बहुत ज़रूरी है और वहाँ भी ज़रूरत जितनी है उतना रहे। और डिजिटल डाइट कंट्रोल करें। बेसिकली जैसे हम डाइटिंग करते हैं, डिजिटल डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहूँगी कि जितना कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि हम आप उससे अपना इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप करिए कि आप कुछ कर सकते हैं। हम किसी के वीडियो को देखकर आपस में एक दूसरे के बारे में राय भी ना बनाए कि ये लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। जजमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 15-15 लाख रुपए पर डे खर्चा करके किसी की इमेज गिराई जा रही है और बनाई भी जा रही है। तो सोशल मीडिया की इमेज बिल्डिंग पर भरोसा ना करें, और अगर कभी लगे कि यार आपको नॉलेज कम है थोड़ी सी, तो उस नॉलेज को भी अपने एक्सपर्ट्स जो है ना, जो रियल लाइफ के, एआई नहीं, रियल लाइफ के एक्सपर्ट्स से ज़रूर बात करें। और इस पॉडकास्ट से अगर आपको लगता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत आपको नई नॉलेज मिली, और आपके आसपास ऐसे लोग जो कि थोड़े मिथ में हैं, थोड़ा नॉलेज कम है, और उन्हें आप चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, एआई के बारे में उन्हें ज़रूर पता होना चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिए एंड सोशल मीडिया पर ज़रूर हमें फॉलो करिए। आरजे रफत के नाम से हूँ मैं। थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट को प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।